ये जनाब नहीं रहे, नसरुल्लाह साहब हैं कहाँ वाले, हिजबुल्लाह वाले। क्या खासियत है इनकी, क्या बेचते हैं, काहे की दुकान है, वही ऊपर ऊपर से चलाते हैं सब। और हर समय पे ज्ञान आता है इनका, किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने अपने दुश्मनों का जैसा हिसाब किया है और इजराइल का जो तौर तरीका है जैसे वो करता है, भाई दुनिया के वो तमाम देश जो उनसे परेशान है, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनका इलाज कैसे करना है वो इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल एक रास्ता दे रहा है दुनिया को, एक मैसेज और तौर तरीका बता रहा है कि जो आदमी हैं ही नहीं, जिनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, जिनका मानवता पर कोई भरोसा ही नहीं है, इस तरह के संगठनों का, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों का इलाज कैसे करना है। और इलाज ऐसा कि उनसे जुड़े हुए लोग और उन जैसे बनने वाले तमाम लोग, उन सबको एक सबक मिले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ऐसा हुआ भाई साहब कि ये भाई साहब अपनी बेटी के साथ थे, कहां, सुरंग में थे, और बूम 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 एयर स्ट्राइक होता है। आईडीएफ यानी इजरायली एयर डिफेंस फोर्सेस बेरूत में ऐसा एयर स्ट्राइक करती हैं, बताया गया कि 80 टन से ज्यादा वहां पर बूम बम हो गया, 80 टन से ज्यादा। और उस एयर स्ट्राइक में ये भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं है, ये हिजबुल्लाह चीफ हैं। अभी तक इजराइल और इजराइल के खिलाफ, इजरायली लोगों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ वीडियो जारी करते थे, अपने लोगों को बताते थे कैसे मुहिम चलानी है, क्या क्या करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे खुद को मजबूत रखना है। जो पेजर वाली कहानी हुई लेबनान के अंदर, उसके बाद भी वीडियो आया था, लेकिन आईडीएफ ने बता दिया कि अब ये नहीं रहे। और आईडीएफ ने यह भी बताया कि अब ये नहीं रहे। दूसरा आईडीएफ ने यह भी बताया कि हसन नसरुल्लाह का डर जो है अब खत्म हो गया है, ये अब दुनिया को डरा नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण यह है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया इजराइल के अंदर, उसके बाद इजरायली ऑपरेशन गाजा में चलने लगा, फिलिस्तीन में चलने लगा, और एक तरह से हमास की हर यूनिट वहां पर खत्म हो गई। जब इजराइल अपने ऑपरेशन के अंतिम चरण में था, हिजबुल्लाह ने यह कहा कि या तो इजराइल गाजा में हो रहे ऑपरेशन को रोक दे, नहीं तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह एक और मोर्चा खोल देगा, जो हिजबुल्लाह ने खोल दिया। हिजबुल्लाह ने जब मोर्चा खोला, कहानी ठीक ही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, उधर से वो चला रहे थे, उधर से वो भी चला रहे थे। लेकिन इसमें गलती ये हो गई कि हिजबुल्लाह की तरफ से एक जो रॉकेट गिरा इजराइल के अंदर, वो रॉकेट अपने साथ 18 से 20 जो बच्चे, नाबालिग बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे थे, वो उस रॉकेट हमले के बाद उनकी जान चली जाती है। उसके बाद से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो है इस तरह का ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू होता है, जहां से हिजबुल्लाह को सांस लेने का समय नहीं मिलता है। और हिजबुल्लाह के खिलाफ इतना जबरदस्त एग्रेसिव एक्शन शुरू हो जाता है लेबनान के अंदर, आईडीएफ एयर फोर्सेस करने लगती हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वहां की एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त होने लगती है लेबनान के अलग अलग हिस्सों में कि हिजबुल्लाह संभल नहीं पाता है। जब तक हिजबुल्लाह खुद को संभलता, खुद के चीजों को ऑर्गेनाइज करता, अपने लोगों को जुटाता, कहानी पेजर वाली हो गई। पेजर अचानक से हिजबुल्लाह में 5000 से ज्यादा लोगों की जेब में, कहीं दुकान में, कहीं घरों में, कहीं किचन में, कहीं बेडरूम में, बूम बूम बूम, 5000 एक साथ। और उसमें ऐसा हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था लेबनान में, जो लोग वहां लेबनान चला रहे हैं और हिजबुल्लाह की जो अपर लीडरशिप है। हिजबुल्लाह अपर लीडरशिप ने यह कहा कि अपने हाथ से मोबाइल हटा दो, ये हटा दो, तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें को दूर कर दो। क्यों? क्योंकि वो सब मोसाद ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। लेकिन उसके बाद से एक और गलती होती है, जो पेजर वाली घटना के बाद हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर अपनी कहानी और तेजी से बढ़ा देता है। और जब हिजबुल्लाह की तरफ से एयर स्ट्राइक लगातार जारी होता है, लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट्स इजराइल की तरफ जाते हैं, उसके बाद इजराइल वो करता है जिसमें वो मास्टर है। इजराइल कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। जैसे हमारे यहां लोग बालाकोट में गए और आ गए, तो जो नुकसान करना था उनका हमने किया, लेकिन जो लोग लश्कर तैयबा वाले वो हैं कि नहीं है, हाफिज सईद आज है ना, या फिर और भी जो बड़े लीडरान हैं उनके, वो हैं आज तक। लेकिन मोसाद और इजराइल यही काम पूरा करते हैं, वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। वो ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर में जो चीफ बैठा है वो और नीचे में जो सिपाही बैठा है वो पूरी कहानी ये लोग खत्म करते हैं। वो हर दुश्मन जो इजराइल का दुश्मन है, वो चाहे छोटा है या बड़ा, इजराइल जब एक बार शुरू करता है तो कहानी खत्म करके ही दम लेता है।
ये पूरा का पूरा मिलिट्री चेन कमांड है हिजबुल्लाह का, जिसमें हसन नसरुल्लाह सबसे ऊपर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, उसके बाद ये तमाम नाम, ये सब अब इस दुनिया में नहीं है, ये सब अब नहीं है इस दुनिया में। यानी कि इजराइल को दो मोर्चों पर फंसाने की जो कोशिश थी, जो इजराइल कह लीजिए, माफ करिएगा, ईरान के ही मदद से ये दोनों, हमास ने जो कुछ किया इजराइल के अंदर वो भी ईरान की मदद से किया। ईरान का ही प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी है, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा, रॉकेट्स का बड़ा जखीरा। दुनिया के आज के दौर में जितने मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उन सब से बड़ा ताकतवर हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह अकेले एक देश से टकराने की हिम्मत रखता है, तो हिजबुल्लाह को यह समझ आना चाहिए, वो इजराइल जो दुनिया में हथियार दे रहा है, वो इजरायली टेक्नोलॉजी जिसका दुनिया लोहा मानती है, आप क्या हैं? आप एक, ठीक है, बहुत ताकतवर हैं, दुनिया में सबसे बड़े हैं, फिर भी हैं क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे से हैं 2-4-10 लोग आपके साथ। लेकिन आप जब इजराइल जैसी ताकत से टकराते हैं तो क्या हालत होती है? यही। और इसमें आम लोग भी जा रहे हैं, आम लोगों की जान जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि इजराइल गलत कर रहा है, सही कर रहा है, यह देखने के पर्सपेक्टिव तक है कि आप देख कहां से रहे। अगर आप 7 अक्टूबर वाली घटना को आपकी नजर में जस्टिफाई मानते हैं तो आपको यह वाली चीज बुरी लग रही होगी। लेकिन अगर 7 अक्टूबर वाली चीज गलत थी तो फिर यह भी ठीक लगनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि यह एक जवाबी कार्रवाई है। अब आप ये कहेंगे कि अरे 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बदले इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोग खत्म हो गए। लेकिन मेरे भाई, आपने जब किसी के ऊपर हमला कर दिया तो फिर ये आप तय नहीं कर सकते, ये आपके हाथ से बाहर की बात हो गई कि सामने वाला कब तक आप पर हमला करता रहेगा, कब तक आपको मारता रहेगा और उसका गुस्सा कब शांत होगा। इजराइल का ऑपरेशन फिलिस्तीन गाजा में चल रहा था, यह वाला मोर्चा हिजबुल्लाह ने खोला है। तो यह सारी जिम्मेदारी इस आदमी के ऊपर है कि लेबनान के अंदर जो आम लोगों भी आजकल हमले की चपेट में आ रहे हैं, वो जिम्मेदारी सारी की सारी हिजबुल्लाह की है। इसमें इजराइल को मैं कहीं से दोषी नहीं मानता हूं। यह अपने लिए तय किया है हिजबुल्लाह ने कि आप इधर भी लड़िए। आपको लगा कि आप 2 मोर्चों पर इजराइल को फंसा दोगे। कितने बचकाने और बेवकूफ लोग हैं। और ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग कोई वॉर लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इन लोगों की हालत यह है कि ये सब खत्म हो चुके हैं। ये भाई साहब सबको क्या करते हैं? पैसा मुहैया कराते हैं। इस्माइल हानिया इनका गेस्ट था, तेहरान में निपटा दिया, बीचों बीच शहर के मोसाद ने निपटा दिया। और वहां निपटाया जो सबसे सुरक्षित घरों में से जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में निपटा दिया मोसाद ने। हवा नहीं लगा। अपनी राष्ट्रपति रईसी जो कहे कि मॉल फंक्शन हो गया हेलीकॉप्टर, उसको नहीं बचा सके आप। और अब नसरुल्लाह, हमारे यहां भी बहुत सारे लोग ईरान के फैन हैं, इसके नसरुल्लाह के फैन हैं, इस्माइल के फैन हैं, तो ट्विटर पे लिखते रहते हैं कि अरे अभी ईरान ने निकाल दिया है ट्रक से, अभी ईरान के टैंक उधर जा रहे हैं। मेरे भाई, ईरान और इजराइल का बॉर्डर लगता नहीं है। और दूसरा, इजरायली एयर पावर के आगे इजराइल की, माफ करिएगा, ईरान की कोई औकात नहीं है। कोई औकात नहीं है मेरे भाई। बोल रहा हूं, बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं है औकात। सीधा टकराने की औकात नहीं है ईरान की। इसके 2 वजह हैं। एक तो यह कि एयर पावर में बहुत सुपीरियर है इजराइल। दूसरा, जमीन से तो आपको लड़ना नहीं है कि संख्या बल में आप जीत जाएंगे। तो लड़ाई होगी कैसे? लड़ाई प्रॉक्सीज के जरिए ही हो सकती है। वो ईरान कर रहा है, लेकिन जो प्रॉक्सीज भी हैं उनकी ऐसी गलतियां हैं जिसके बाद उसका खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ रहा। आप बताइए, अपने ही देश में खामनेई नसरुल्लाह की खबर के बाद गुप्त हो गए, विलुप्त हो गए हैं। वहां जो IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स है वो बयान जारी कर रही है कि सर्वोच्च नेता सुरक्षित है और सुरक्षित जगह पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह सिस्टम है आपका। ऐसे आप लोग काम करते हैं। और इतनी बड़ी आर्मी और इतना बड़ा हवाबाजी चल रहा है कि अरे हम तो खलीफा हैं अरब देशों के, हम दुनिया में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, ईरान दुनिया में बड़ा ताकतवर देश है। अरे यार, अपने देश में राष्ट्रपति सुरक्षित स्थान पे क्यों जा रहा है? सोचो कि किस लेवल तक इजराइल पेनिट्रेट कर चुका है ईरानी सिस्टम के अंदर, ईरानी इंटेलिजेंस, ईरानी फोर्सेस के अंदर। और ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, आप ये बताओ कि आप ये देखो दर्शकों कि कल रात की घटना है जो अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ बेरूत में, और इजराइल ने यह करते हुए ही ट्वीट कर दिया।
ये वाला ट्वीट करते ही कर दिया कि भाई हसन नसरुल्लाह नो मोर। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से और हिजबुल्लाह के तमाम चाहने वाले आपको ट्विटर पर बता रहे हो, नहीं नहीं हसन साहब हैं, हसन साहब अभी सुरक्षित हैं, हसन साहब। भाई तुम लोगों की बेवकूफी पर ना हंसी भी नहीं आती, हर बार तुम लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। डिफेंस आर्मी तौर तरीके, काम करने का तरीका, इसका कोई जानकारी न होते हुए भी तुम लोग पढ़ते लिखते भी नहीं हो और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है कि आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऐसे ट्वीट करती है मौज में, मजाक में कि चलो आज मजा करना है, चलो आज थोड़ा मजा ले लेते हैं? नहीं मेरे भाई, वो जब कहते हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन होता है, उसमें उनका कन्विक्शन होता है, उनका उनके देश के लिए, अपनी आर्मी और अपने लोगों के लिए, और वो कन्विक्शन उनसे वो सब करवाता है। और इजराइल जब तक कुछ कर नहीं लेता है तब तक इजराइल इस बात की घोषणा भी नहीं करता है। वो कर चुका है। अब आप ये समझो कि जो लोग नसरुल्लाह के हैं, नसरुल्लाह जिनके साथ चलते हैं, वो वेरीफाई नहीं कर पाए, दुनिया को नहीं बता सके कि नसरुल्लाह हैं कि नहीं है, लेकिन इजराइल ने पहले बता दिया। अब आप ये समझो कि कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट और कितना जबरदस्त इंटेल होगा इजराइल के पास नसरुल्लाह की लोकेशन को लेकर। और उसके बाद भी जब आपने एयर स्ट्राइक कर दी तो नसरुल्लाह बचा या गया, इस बात का भी वेरिफिकेशन करने के लिए आपने जरूर कोई सिस्टम वहां रखा होगा, या तो कोई होगा जिसने विजिबली वहां देखा होगा, या जिसने ये तय कर दिया कि भाई नसरुल्लाह वहीं है, आप अपना काम करिए, और वेरीफाई भी कर दिया कि नसरुल्लाह इज नो मोर। तो आपको मेरे कहने का मतलब यह है दर्शकों कि इजरायली तौर तरीका जो है, जो मोसाद के काम करने का तरीका है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के काम करने का तरीका है, वो कितना जबरदस्त प्रिसाइज है और कितना एक्यूरेट है कि उनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। ये सिस्टम डेवलप कर लिया पूरे अरब देशों में इजराइल ने, मोसाद ने, और इसीलिए उसको दूसरों से ज्यादा पता होता है कि उसने जो किया है उसका रिजल्ट क्या है। अब नसरुल्लाह तो रहे नहीं, इस्माइल हानिया रहे नहीं, और नसरुल्लाह के साथ जो कुछ हुआ है वो कब हुआ है? वो तब हुआ है जब बेंजामिन नेतन्याहू यूएनजीए की काउंसिल को जो है संबोधित कर रहे थे, दो मैप उन्होंने रख दिया। छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. उन्होंने ईरान और ईरानी प्रॉक्सीज जहां जहां हावी हैं या जहां जहां ऑपरेशनल है, उस वाले हिस्से को नेतन्याहू ने बता दिया ये पाप है, द कर्स है, दुनिया के लिए ये श्राप की तरह है। और एक आपने याद होगा G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सी रूट, भारत से यूरोप तक को जोड़ने वाला एक नया व्यापारिक रूट सुझाया था, उसको जो है ब्लेसिंग बताया है नेतन्याहू ने। और उस भाषण के तुरंत बाद, एक डेढ़ घंटे बाद, बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक का ऑपरेशन होता है, और उसमें हसन नसरुल्लाह अब रहते ही नहीं। दुनिया भर के तमाम खलीफा बस बयान दे रहे हैं, ये चाचा, ये चाचा, ये चाचा कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम कर लेंगे। दुनिया भर के मुसलमानों को यह लगता है कि ये बड़े शक्तिशाली मुल्क हैं, ये इजराइल से लड़ सकते हैं। सच ये है कि इन सब देशों में आपस में इतने मसले हैं, और ये सब लोग इजरायली ताकत और अमेरिकी पैसे के आगे इस कदर नतमस्तक हैं कि इसमें इनको कहीं कोई शर्म नहीं आती। डॉलर के आगे ये लोग अपना मजहब, धर्म सब भूल जाते हैं, और सब कुछ भूल करके पीछे से अमेरिका 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 अमेरिका, और जनता को दिखाने के लिए, मुसलमानों की नजर में ऊंचे बने रहने के लिए ये लोग झूठा जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसमें दुनिया भर के लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचो, ये छोटा सा देश है इजराइल, कई बार आपने मैप देखा होगा, फिर बताओ। और ये है लेबनान, ये वाले हिस्से में इजराइल ऑलरेडी लड़ ही रहा है गाजा में हमास के खिलाफ। एक और मोर्चा खोलने की कोशिश की गई लेबनान में, और क्या हासिल हुआ? नसरुल्लाह नहीं रहे, इस्माइल हानिया नहीं रहे, और अपने ही घर में खामनेई को सुरंग में छुपना पड़ रहा है, बंकर में जाना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, नेतन्याहू का गुस्सा, इजराइल का गुस्सा, अगर ये दुनिया के देश शांत करना चाहते हैं तो ये जो फिलिस्तीन के नाम पर, लेबनान के नाम पर ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। यही आम लोगों के हित में है, नहीं तो इजराइल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई उस अंतिम दिन तक लड़ता रहेगा, और ऐसे ही लड़ेगा। इजराइल इसी अटैकिंग मुद्रा के साथ निरंतर लड़ सकता है, और किसी भी प्रॉक्सी को यह समझना चाहिए कि उसको ईरान पैसा दे सकता है, हथियार दे सकता है,
ईरान लड़ने नहीं जा रहा, ईरान और इजराइल का बॉर्डर आसपास नहीं है। इस वाली घटने के बाद फिर से ओआईसी की मीटिंग बुला ली है ईरान ने। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, 57 देश हैं इसमें, मीटिंग बुलाई है, आइए मीटिंग करते हैं। अरे कब तक करेंगे मीटिंग? पंचायत का है ना डायलॉग, करते रहिए मीटिंग। इस मीटिंग से हो क्या रहा है? क्या दुनिया के 57 इस्लामिक देश मिलकर के इजराइल को रोकने की ताकत रखते हैं? मुझे लगता है नहीं रखते हैं, और सब एक टेबल पर है भी नहीं। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए कि ओआईसी की मीटिंग बुला ली। अरे भाई, इस्माइल हानिया के मरने के बाद ओआईसी की मीटिंग हुई, रईसी के मरने के बाद इस्माइल हानिया की वो ओआईसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग तो होती ही है, लेकिन इनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि आप इजराइल को अगर दुश्मन मानते रहोगे तो इजराइल फिर ऐसे ही हिसाब करता रहेगा कि आप घर में खाना खाने से, अपने घर के शौचालय जाने से, इन सब से भी आपको डर लगने लगेगा।